सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को 5,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। चुनावी वादा उनका तो आप भूल चुके होंगे। अगर काला धन वापस आ जाए तो एक एक गरीब आदमी को 15-15 लाख मुफ्त में मिल जाएंगे। उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण याद है? देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। जनता की कमाई, जनता की मेहनत का पैसा हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए कि उसका पैसा कहां जा रहा है। यूपीए सरकार में एक बिल आई थी जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये मांग राइट टू इंफॉर्मेशन की मांग संयुक्त मोर्चा की सरकार में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार केंद्र में थी, उस समय राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क जैसे कई कानूनों पर एक समिति बनाई गई थी जिसमें मधु दंडवते, रामविलास पासवान, शरद यादव ऐसे तमाम समाजवादी नेता शामिल थे। उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का अधिकार मिले, सूचना का अधिकार मिले, काम का अधिकार मिले। अब तो इस देश में काम मांगना मजाक बन चुका है। शायद काम मिल रहा है सांप्रदायिक उन्माद में शामिल होने का। इसलिए आपको अब काम कहां मांगते हुए आंदोलन दिख रहे हैं। राइट टू वर्क जैसा आंदोलन अब इस देश में कहां होता है। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन करके वो बिल जो पेश हुआ, वो पेश होने के बाद पास नहीं हो पाया, और यूपीए 1 की सरकार में 2005-6 के दरमियान जब कुछ शानदार काम हुए थे, जिसमें से मंडल की एक अनुशंसा लागू हुई थी, उसी दरमियान राइट टू इंफॉर्मेशन बिल भी पेश किया गया। इस बिल के पास होने के बाद सूचना का अधिकार इस देश के नागरिकों का एक बुनियादी अधिकार माना गया, उन्हें यह हक हासिल हुआ, और वर्तमान सरकार ने उसे इस कदर कमजोर कर दिया है, अब वो हो न हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कोई भी सूचना सरकार से मांगेंगे तो सरकार नहीं देगी। उसी दरमियान एक बहस यह भी केंद्र में आई थी कि इस देश के राजनीतिक दलों को जो पैसा चंदे की शक्ल में मिलता है, वह भी सूचना के अधिकार कानून के तहत आना चाहिए। यानी इस देश के नागरिकों को अगर यह जानना हो कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा किस किस रास्ते पहुंच रहा है, तो यह अधिकार उस देश की जनता को होना चाहिए। मगर बीजेपी सरकार ने वह अधिकार इस देश की जनता को नहीं दिया। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से यह नहीं पूछ सकते कि उसके पास कितना पैसा किस रूप में आया है। इसी सब के चलते देश में सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दे की सुनवाई के दौरान बड़े वकील प्रशांत भूषण ने एक आरोप लगाते हुए यह तथ्य दिया कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिला है। अब ये पैसा अगर पता हो जाता तो कैसे इस देश में सियासत होती। आपको याद होगा, नोटबंदी के समय यह कहा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा दोनों बाहें फैलाकर, जब पूरे देश की जनता को कतार में लगा दिया गया। हालांकि इस देश की जनता भावुक है, वो झूठ पर, प्रोपोगेंडा के सामने, तमाशे और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए अपना दुख भूल जाती है। नोटबंदी का दुख शायद अब इस देश की जनता को याद भी नहीं है। अब वो जापान में प्रधानमंत्री जब कहते थे ना, शादी है घर में पैसा नहीं है, वो मजाक उड़ाते थे। और उसी बीच जब उनसे सवाल पूछा जाने लगा गया तो कहा 50 दिन मुझे दे दीजिए, फिर जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं सजा पाने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने नोटबंदी की है आतंकवाद रोकने के लिए, मैंने नोटबंदी की है काला धन रोकने के लिए, मैंने नोटबंदी की है क्योंकि लुटेरे लोगों ने जो लूट कर रखा है वो मैं जनता में बांट सकूं। चुनावी वादा उनका तो आप भूल चुके होंगे। अगर काला धन वापस आ जाए तो एक एक गरीब आदमी को 15-15 लाख मुफ्त में मिल जाएंगे। आपको नहीं मिला फिर भी आपको कोई बात नहीं, क्योंकि आपने शेर पाला था और उसके झूठ में आप लगे हुए हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद क्या हासिल हुआ यह भी इस देश को नहीं बताया गया। कितना काला धन आया, कितना जो है आतंकवाद रुका, जबकि आंकड़े इसके विपरीत हैं। और इस पूरे नोटबंदी के खेल के पीछे जो असली खेल चल रहा था वो ये कि एक ही राजनीतिक दल को 5,000 करोड़ रुपए का चंदा। तो मामला यह है कि राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई,
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। इसमें कांग्रेस के नेता जया ठाकुर और सीपीएम द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। मोदी सरकार ने 2 जनवरी 2018 को जारी किया था एक योजना, और उसमें सरकार ने कहा था कि इसे लागू करने के बाद राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी, लेकिन यह पारदर्शिता कितनी है यह सरकार के हलफनामे से सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो प्रशांत भूषण ने कुछ तथ्य सामने रखे। उन्होंने पहली बात तो यह कही कि भाई ये जो फंडिंग का मामला है इसे 2024 के चुनाव के पहले निपटा लीजिए, क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले इस देश के हित में है कि यह बात देश की जनता को पता चले कि इसके पीछे असल खेल क्या है। प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने फेरा कानून में बदलाव लाकर उन विदेशी कंपनियों की भारतीय यूनिटों को भी चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति दी। हालांकि इसके पहले इस पर रोक लगी थी। विदेशी कंपनी किसी भी रूप में चुनावी फंडिंग नहीं कर सकती थी। प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड के जरिए आई रकम का खुलासा करते हुए कहा कि केवल केंद्र में सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी को ही ले लें, केवल एक पार्टी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान मिला। भूषण ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों के देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक सीमा तय की गई है, 1 करोड़ से कम है, वो लगभग 70 लाख है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने पूरे चुनाव को लड़ने में अधिकतम खर्च की सीमा 500 करोड़ रुपए है। और बीजेपी को अकेले जो पिछले 5 साल में फंडिंग मिली है वो इसकी 10 गुना है, यानी 5,000 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को पैसा मिला है। जस्टिस गवई ने जब पूछा कि एक प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है तो प्रशांत भूषण ने कहा कि तकरीबन 70 लाख तक खर्च कर सकता है। लेकिन असल में सबको पता है, आपके गांव में प्रधानी का चुनाव हो तो आपको नहीं पता कि हर शाम को मुर्गा, दारू, कपड़ा, नगद पैसा, ये आप कहेंगे कि सबूत दीजिए। इस देश में जिसका सबूत है उसे तो न्याय नहीं मिल रहा। तो कैश में जो पूरा पैसा राजनीतिक दलों और चुनाव पर खर्च होता है ये काला धन नहीं है तो क्या हुआ? आपको याद है स्विस बैंक में जो जमा पैसा है जिसको काला धन के रूप में कहा जाता है, नोटबंदी के बाद बीजेपी की सरकार रहने के दौरान वो पैसा कई गुना बढ़ गया है। वो पैसा रुक नहीं रहा, अभी हम छोड़ दे रहे हैं। अभी आपको और बेचैन नहीं करेंगे कि 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए इस देश के 2-4 उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए। करोड़ों रुपया लेकर के इस देश का उद्योगपति विदेश भाग गए। जब चौकीदार चौकीदारी कर रहा था न जाने किस चीज की, उस समय वो पैसा लेकर उधर चले गए। एनपीए माफ हो गया 10 लाख करोड़ रुपए का। वो सारे पैसे गए कहां? आपको सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए में, प्याज कितने रुपए किलो मिल रहा है पता है आपको? कहां पता होगा? आप तो खुश हैं कि चाहे जो भी हो वोट तो हम उन्हें ही देंगे। इस बीच में यह खबर आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है कि वो पैसा कहां गया जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है। क्या आपको पता नहीं है कि इस देश में चुनाव लड़ना आज की तारीख में कितना महंगा हो गया? एक ईमानदार व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहे उसको कोई जानेगा ही नहीं। और यहां करोड़ों करोड़ रुपए की रैलियां होती हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है, उनका इवेंट मैनेज होता है, एक रैली करोड़ों रुपए खर्च करके की जाती है, इमेज गढ़ी जाती है, और उस बीच में यह खर्च सामने आया। चुनाव आयोग को इसकी बार बार शिकायत की गई कि भाई बहुत पैसा खर्च होता है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद है? आपने कहीं देखा चुनाव आयोग कोई सख्ती बरत रहा हो कि कहीं अवैध पैसा इस तरह का तो नहीं जा रहा? कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव आयोग ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि हमारे सबूत चाहिए, कैश में कोई पैसा बांट रहा है इसका सबूत कहां से कोई देगा, और देगा भी तो उस पर कितनी कार्रवाई होगी, इसका विचार करना चाहिए। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी चुनावी बॉन्ड पर सवाल उठाए। ईसीआई ने कहा कि जहां तक पारदर्शिता का सवाल है, इससे राजनीतिक दलों को चंदा देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए फर्जी कंपनियों की स्थापना की संभावना खुल जाती है। यानी जो फेरा कानून बनाया था उससे फर्जी कंपनियां बनेंगी, फर्जी पैसा पर पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देकर के चुनाव जितवाएगा, जब वो चुनाव जीत जाएगी तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए वो उद्योगपति अपने हित में काम करवाएंगे, नियम बनवाएंगे। गरीब और गरीब होता जाए, उसे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना है, बस दे दिया जा रहा है। आप उतने पे ही खुश हैं।
आपको 500 रुपया अकाउंट में पहुंच जाएगा जब चुनाव आने वाला होगा। चुनाव आने वाला होगा तो एक झूठ और बोल दिया जाएगा कि सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो असल पैसे का खेल है वो इधर जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस ओर इशारा किया था कि इससे राजनीतिक दलों को धन चंदा देने के इस्तेमाल की जाने वाले रूप में एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। सरकार ने कहा कि ईसीआई ने कोई आपत्ति नहीं की, जबकि आयोग आपत्ति कर चुका है। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि मेरा मतलब है कि वे इसे बहुत लापरवाही से लेते हैं। आप जो चाहें कह सकते हैं और उससे बच सकते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि आरबीआई ने भी आपत्तियां की हैं। आरबीआई का कहना है कि इस कदम से गैर संप्रभु संस्थाओं को बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित तंत्र कैश जारी करने वाला एकमात्र अधिकारी के रूप में आरबीआई के विरुद्ध है। भूषण ने कहा कि इसकी असली चुनौती है चुनावी बॉन्ड नागरिकों के जानने के अधिकार से वंचित कर रहा है। उसे पता नहीं होगा कि कौन दल कितना पैसा ले रहा है। इस पर संजीव खन्ना जस्टिस ने कहा कि आपका यह तर्क यह है कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के स्रोत क्या हैं, क्या यह व्यापक जनहित में है, इसलिए यह अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आएगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि और सरकार जो ये कह रही है यह उसके विपरीत है। वे कह रहे हैं कि उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। राजनीतिक दलों को फंडिंग को अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत किसी भी आधार पर कवर नहीं किया जा सकता है। भूषण ने कहा कि इसे जानने के अधिकार के दायरे में लाना जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि इस पार्टी को उन कंपनियों द्वारा वित्त दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है जिन्हें राजनीतिक दल द्वारा लाभ मिल रहा है, तो मुझे पता है कि यह पार्टी भ्रष्ट है, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से जिससे पैसा ले रही है उसको फायदा पहुंचा रही है। प्रशांत भूषण ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में ऑडिट रिपोर्ट में पार्टीवार जो चुनावी बॉन्ड घोषित किए गए हैं उसमें अकेले बीजेपी को 5,271 करोड़ रुपए मिले। यह सिर्फ 2021-22 तक का ही आंकड़ा है। उसके बाद यानी 21-22 के बाद 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा के और बॉन्ड खरीदे गए हैं। तो मानकर चलिए कि 3400 करोड़ रुपए तो अकेले बीजेपी के होंगे, क्योंकि अब 24 का चुनाव सामने है। इसलिए यह सारा खेल हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में यह बहस हुई कि यह बॉन्ड की पॉलिसी केंद्र सरकार क्यों लाई है, तो बॉन्ड को मोदी सरकार जो लाई थी उसने तर्क दिया कि राजनीति में काले धन के प्रभाव को कम करने के लिए हम ये लाएं। इससे राजनीतिक दलों को चंदा या डोनेशन देने के लिए कानूनी और पारदर्शी तंत्र देना था इसका मकसद। वित्त मंत्रालय ने 2018 में कहा कि चुनावी बॉन्ड एक वाहक की तरह है। इसमें पैसा देने वाले की जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी, दस्तावेज धारक मालिक होगा। चुनावी बॉन्ड को ब्याज मुक्त भी रखा गया है। भारत में कोई भी नागरिक या संस्थान इन्हें खरीद कर राजनीतिक दलों को मदद दे सकता है। यानी अगर मेरे पास पैसा है, मैंने बॉन्ड खरीदे, अब मैं वो बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूं, इसका न तो सूचना के अधिकार के तहत किसी नागरिक को सूचना दी जाएगी, न कोई पूछ सकता है। चुनावी बॉन्ड को लेकर आम लोगों, राजनीतिक दलों और संगठनों ने बहुत गंभीर सवाल उठाए कि क्या इससे साफ सुथरी चुनावी फंडिंग का लक्ष्य हासिल हुआ? क्या मोदी सरकार को यह इस देश को नहीं बताना चाहिए कि जब से फेरा आया, जब से यह बॉन्ड पॉलिसी आई, तब से कितना काला धन रुका? इससे पारदर्शिता बढ़ने की बजाय तो यह और घट गई। जब धन के स्रोत का पता ही नहीं होगा, धन किसे कितना किस रास्ते दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को यह नहीं पता होगा, तो यह कैसे दावा होगा कि काला धन रुका कि नहीं रुका? इससे तो और काला धन को सफेद धन किया जाएगा। 2017 में तत्कालीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर उर्जित पटेल ने चुनावी बॉन्ड के दुरुपयोग की संभावना व्यक्त की थी। खासकर शेल कंपनियों के जरिए सारा धन इसमें सफेद कर देने का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था। और आज यह सामने सबूत आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट की यह पूरी बहस चल रही है कि इसमें अकेले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड 2021-22 तक बीजेपी को। तो आपको क्या इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि काला धन सफेद हुआ कि नहीं हुआ? आप भूल गए होंगे, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो कि आप ये सरकार से न पूछें कि 15 लाख मेरे अकाउंट में आए कि नहीं आए, क्यों नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला। आपको तो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। मंदिर बन रहा है, जश्न की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? आप मंदिर जाने के लिए उधार मांग रहे हैं कि नहीं? पैसा जुटा रहे हैं कि नहीं अपनी गाड़ी कमाई का, उसी गाड़ी कमाई का जिससे आप 1200 रुपए सिलेंडर खरीद रहे हैं, फिर भी सब चंगा सी। 100 रुपए पेट्रोल डीजल, फिर भी सब चंगा सी। कभी टमाटर का दाम बढ़ गया, कभी प्याज का दाम बढ़ गया, फिर भी सब चंगा सी। आपको कहां फर्क पड़ता है? इस देश के नागरिकों को राजनीतिक दलों का भक्त बना दिया गया है।
वो अपने नेता से सवाल नहीं करेंगे, वो विपक्ष से कहेंगे अरे उनको नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। अरे भाई उनको कम से कम रोको तो सही, जो आपके पैसे को लूट ले गए और थोड़े से उद्योगपतियों के हाथों देश बेच दिया। यह चुनावी बॉन्ड का पूरा मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अकेले अगर कोई राजनीतिक दल 5,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में चंदे से प्राप्त कर लिया, जो चुनावी बॉन्ड से प्राप्त कर ले गया, बाकी तो उसके पास अनगिनत स्रोत हैं पैसा कमाने के। पूरे देश का बजट उनके पास है और ना आपके पास सवाल पूछने का अधिकार है, ना किसी के पास, और पूछ भी लेंगे तो उसका जवाब तो कोई नहीं देने वाला। तो कल्पना करिए कि क्या लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल जो पूंजीपतियों का गुलाम बन चुका है, वह पूंजीपतियों के हित में जब पूरे काम करते रहा 5 साल 10 साल, तो जब अगला चुनाव मुश्किल होता जाएगा तो वो टीवी चैनल खरीद करके दिन रात एक ही नेता का नहीं भाषण दिखाएगा? क्या वो मोबाइल और इंटरनेट सब कुछ खरीद करके उसी का प्रचार नहीं करेगा? उसके लोग गांव गांव इसी पॉलिटिकल पैसे से चंदा लेकर के उनके सैलरी दे दी गई है, और गांव गांव में शाखा के लोग, बीजेपी के लोग बुलेट लेकर के, गाड़ी लेकर के, क्योंकि पैसा तो इधर से आ रहा है ना, प्रचार पे प्रचार किए जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और वहीं दूसरे राजनीतिक दल हैं जिनके ऊपर इतनी लगाम लगा दी गई, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे, उनके खाते सीज हो रहे, उनको झूठे मुकदमे में जेल में डाला जा रहा। तो फिर लोकतंत्र में आपका अधिकार कहां बचा? फिर तो वही पार्टी जीतेगी जिसके पास सब कुछ है, और बाकी राजनीतिक दलों के पास कुछ है भी नहीं, और उन्हें भ्रष्टाचारी, उन्हें परिवारवादी घोषित कर दिया जाएगा। आपका लोकतंत्र, आपका संविधान इस तरीके से भीतर से खोखला किया जा रहा है। मगर हां, हमें पता है कि हमारी बात सुनने के बाद भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 5 किलो अनाज पर यह सवाल कभी इस देश में नहीं पूछे कि 80 करोड़ लोग इतने कमजोर क्यों कर दिए गए कि उनको 5 किलो अनाज भी सरकार से लेकर खाना पड़ रहा है। क्योंकि सारा पैसा पार्टी के पास जा रहा है। पार्टी अपना सारा पैसा का फायदा अपने व्यापारी उद्योगपति मित्रों को दे रही है, और फिर वही मित्र चुनाव लड़ाने के लिए इन पार्टियों को करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देंगे। फिर वे चुनाव जीतेगा और आप लोकतंत्र के उत्सव में तमाशा देखने के लिए फिर 5 साल के लिए तैयार कर दिए जाएंगे। और अगर आपको कोई फर्क पड़ता है तो विचार करिएगा मेरी इस बात पर। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।